Krishna. So the last class we had studied till vectors and we had studied about different kinds of vectors: position vector, displacement vector, their addition, their subtraction, multiplication was of two types, dot product and cross product. So ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने इसीलिए बनाया है ताकि हम एक फटाक से एक बार रिवीजन कर पाए वेक्टर्स का, क्योंकि आगे 2D में जाने से पहले वेक्टर्स का ढंग से रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि आपको वेक्टर एक्चुअली समझ में आया है और कैसे ऑपरेशंस करना है वो अच्छे से आपको आना चाहिए। तो इसलिए ये पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है? सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में हम लोग, है ना? देखो फटाक से, सपोज आई एम राइटिंग टू वेक्टर्स a इक्वल्स टू 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, another vector v equals to I cap minus, छोटा छोटा लेते हैं बेटा, I cap minus 2k cap. So these are my two vectors. Now whatever I'll be writing, you are supposed to find all those things. मैं कुछ कुछ चीज लिखूंगा बोर्ड पे, अभी आपको उन सब का वैल्यूज बताना है, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। चलो, you find the value of a plus b, find the value of a minus b, find the value of a and find the value of b, find the value of 2a plus 3b, find the value of 2a minus 3b, एडिशन में और कुछ एक और ले लो, find the value of minus 2a plus 3b, ठीक है? एडिशन सब्ट्रैक्शन अपना सारा, इससे ज्यादा और कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन उसका आप कर ही नहीं सकते। बेसिक मैंने कुछ बोल दिया ना, ठीक है? 2a plus 3b। चलो इस पे आने से पहले अब ये निकालो, पहले 2a निकालो, फिर 3b निकालो, फिर 2a plus 3b निकालना और 2a minus 3b भी निकालो। ये ऑर्डर में कर लो, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली मेरा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स खत्म हो गया, ठीक है? एडिशन सब्ट्रैक्शन खत्म हो गया। अब मेरे को क्या बात करना था? सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट्स का। तो आप निकालो अब a डॉट b, ठीक है? उसके बाद आप ट्राई करो b डॉट, ये मैं लिख देता हूँ, चलो a डॉट b कॉमा b डॉट a निकालो, फिर ये ट्राई करो 2 into a डॉट b, ठीक? ये भी ट्राई करो 2a डॉट 3b, और क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? a डॉट a प्लस b, ये भी ट्राई करो। और लिख रहा हूं, देखो लिखता हूं, और क्या क्या कर सकते हैं इसमें? डॉट प्रोडक्ट तो निकाल दिया, ठीक है? निकालो यूनिट वेक्टर a कैप, फिर आप निकालो b कैप, फिर आप निकालो यूनिट वेक्टर अलोंग a डॉट b, ठीक है? यूनिट वेक्टर अलोंग, हाँ अब ये भी निकालो एंगल बिटवीन a एंड b। ये सारा बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। सब फटाक से करते जाओ। इधर मत देखो, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नोट डाउन करते जाओ अपना कॉपी में। एंगल बिटवीन a एंड x, एंगल बिटवीन a एंड x y z, ठीक है? आपको बताना है एंगल विच a वेक्टर मेक्स विद x एक्सिस, विद y एक्सिस, विद z। इसको का काम पर अलग अलग क्वेश्चन पे देता हूं। एंगल बिटवीन a एंड y, ये इसका ही 3 पार्ट ले लो आप, पार्ट 1, पार्ट 2, y एक्सिस है ये समझना, x एक्सिस, ये y एक्सिस है, और तीसरा पार्ट क्या ले लो? एंगल बिटवीन a एंड z एक्सिस, है ना? ये 3 सब पार्ट है इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, फटाक से देख रहा हूं, एंगल बिटवीन, या खुद से कर लेना, b एंड x एक्सिस, एंगल बिटवीन b एंड y एक्सिस, एंगल बिटवीन b एंड z एक्सिस, ठीक है? ये लो फटाक से ट्राई कर लेना आप खुद से एक बार। और तो इसमें और कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो अपना डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया यहाँ पे। अब आते हैं थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, है ना? तो आप फाइंड करना वैल्यू ऑफ a क्रॉस b, फिर आप फाइंड करो वैल्यू ऑफ b क्रॉस a। ये सारा आपको करना है, अभी मैं साइड में करूंगा यहाँ पे सारे के सारे, एक एक करके करेंगे हम लोग, ठीक है? इतना b a क्रॉस b क्रॉस a, और आप ट्राई करो 2a
क्रॉस 3b। फिर आप फाइंड करो अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। फाइंड करो एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। फाइंड अ वेक्टर c such that it is perpendicular to both a and b and has a magnitude of say 20 units। ये फाइंड करो। फिर आप ये भी फाइंड करो क्या चीज, टू वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। चलो क्रॉस प्रोडक्ट में इतना बहुत कुछ हो गया। और आप ट्राई करो फाइंड करने का a डॉट a क्रॉस c, सॉरी a क्रॉस b। ये ट्राई करो, ये भी ट्राई करो a डॉट b, ये भी ट्राई करो। ठीक है, तो डॉट और क्रॉस खत्म हो गया। अब मैं आपको बोल रहा हूं फाइंड कंपोनेंट ऑफ a along x y z एक्सिस। ये पार्ट ए मान लो। पार्ट बी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along x y y z and z x प्लेन। मैं सारे क्वेश्चन खुद करूंगा, आप एक बार फटाक से स्क्रीन पॉज करो और खुद से सारा का सारा क्वेश्चन ट्राई करो। सारा का सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे खुद से करूंगा एक बार, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चन है, ट्राई करो फटाक से। एक बार स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, फिर आप सॉल्यूशंस देखना। एक बार आप फटाक से स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करो और फिर सॉल्यूशंस देखना, ठीक है। चलो देखो फटाक से सॉल्यूशन। पहला a प्लस बी, क्या a प्लस बी हम डायरेक्ट फटाक से जोड़ देंगे। 2i कैप प्लस i कैप कितना हो जाएगा, देखो 3i कैप। सीधे सीधे a प्लस बी बोला ना, तो i कैप वाला जोड़ देंगे, j कैप वाला जोड़ देंगे। यहाँ पे j कैप कितना है, b में j कैप है ही नहीं, तो मान लेंगे 0 j कैप। तो 0 प्लस 3 j कैप कितना आ जाएगा, 3 j कैप। और k कैप कितना है, देखो 4 k कैप और इधर -2, मतलब +2 k कैप। सिंपल मैंने ऐड कर दिया, देख 4 प्लस -2 बिल्कुल अलजेब्रिक एडिशन टाइप का है। i कैप को i कैप के साथ ऐड करना है आपको, j वाला को j के साथ, k वाला को k के साथ। सिंपल a प्लस b आ गया मेरा। सेकंड देखो a माइनस b का क्या करेंगे, क्या बोल देंगे, देख i कैप है ना, बेसिकली 2 - 1 3 माइनस ऑफ -2, सॉरी ये 2 k कैप है, ये कुछ नहीं आएगा, j कैप है वो बच जाएगा 3 j कैप। और ये 4 माइनस ऑफ -2 k कैप को माइनस करेंगे, देखो i कैप को माइनस किया तो ये आ गया, j कैप को j कैप, इधर j कैप के साथ है ही नहीं तो सिर्फ 3 j कैप बचेगा, और k कैप को k कैप के साथ, तो 4 माइनस ऑफ -2 क्या आ जाएगा, 6 k कैप, है ना। तो ये तो क्लियर है आपको। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देख मॉड ऑफ a कितना आएगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 9 प्लस 16, 4 प्लस 9 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 29, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन नहीं है, इसी का सेकंड पार्ट है ना। सेकंड पार्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आएगा, 1 प्लस, ढंग से देखो, अगर डाउट है तो देख लो, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस, इसमें j वाला टर्म है ही नहीं तो j के बदले 0, तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, सीधे 4, ठीक है। प्लस माइनस का टेंशन नहीं लेना, आपको जो भी इधर दिख रहा है उसका माइनस दे तो प्लस ही ट्रीट करके उसका स्क्वायर करके ऐड कर देना, सिंपल। ये कितना हो जाएगा मेरा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4, सिंपल, दैट इज अंडर रूट 5, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2a, क्या ये वैलिड एक्सप्रेशन है, सबसे पहले तुमको ये सोचना है, इज दिस अ वैलिड एक्सप्रेशन। सी आई एम मल्टीप्लाइंग अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अ नंबर विद अ वेक्टर, सो इट इज अलाउड, इट इज पॉसिबल, है ना। मतलब बेसिकली a का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डबल, और डायरेक्शन वही है। देखो 2a के आपको ड्रॉ कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जस्ट अ कांसेप्ट। मान लो ये वेक्टर है a, मान लो ये क्या वेक्टर है a, 2a कैप का क्या मतलब है, इसका जो भी पहले मैग्नीट्यूड था इसका डबल, ये हो गया 2a, मतलब डायरेक्शन इज सेम, what gets changed is the magnitude. If you simply multiply a number with a vector like this, what gets changed is the magnitude, the direction remains same,
ठीक है। तो 2a कैप का बेसिकली कैसे लिखेंगे, वेक्टर के टर्म्स में, बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर जगह। क्या आ जाएगा 4i कैप बोलो प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, सिंपल, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। वैसे 3b क्या लिखेंगे, 3b ये क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस 6k कैप। आई होप ये सब आप कर चुके हैं ऑलरेडी। 3i कैप माइनस 6k कैप। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ फिफ्थ, ये फिफ्थ ही है, वो उसका एक पार्ट था, ये इसी का एक पार्ट है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 2a प्लस 3b। 2a निकाला है क्या पहले हमने, हाँ 2a निकाला है, 3b निकाला है। बेसिकली दोनों को क्या कर देना, सिंपल ऐड कर देना। देखो 2a कहां था, ये, और 3b है ये दोनों को ऐड करना है। तो आप समझ रहे हैं ना बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, क्योंकि आपको कहीं किसी को कंफ्यूजन था कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2a निकालेंगे अपना फटाक से, 3b निकालेंगे, और जैसे 2x प्लस 3x होता है ना, 2x प्लस 3x होता है 5x, उसी तरह से 2i कैप प्लस 3i कैप क्या हो जाएगा 5i कैप, सिंपल। उस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। x वाला जैसे x के साथ ऐड होता है अलजेब्रा में, i वाला i कैप के साथ, i कैप वाला i कैप के साथ ऐड होता है वेक्टर्स में, j वाला j के साथ ऐड होगा वेक्टर्स में। तो इस फटाक से दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा देख, 7i कैप, j कैप है ही नहीं, इसका इधर बेसिकली 0j कैप ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। तो 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 0 6, और 8 माइनस 6 2k कैप। ये लिखने का जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए बताया मैंने आपको ऐसे डायरेक्ट फटाक से करना है। 2i माइनस 3b ये क्या हो जाएगा, बेसिकली दिस माइनस दिस। ये मैंने पहले निकाला है, अगर नहीं निकालता तो आपको अलग से निकालना पड़ता है। 2a निकालना पड़ता है, 3b निकालना पड़ता है, और फिर आप माइनस करते, और ज्यादा दिमाग है डायरेक्ट भी कर देते। देखो 2a का मतलब 4i कैप, पहले i कैप को हैंडल करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पहले मैं एक बार ऐसे करता हूँ, फिर आपको वो शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट नहीं है वो, बेसिकली बस आपके मेंटल कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। 2a माइनस 3b है ना, तो 2a ये है, 2a ये वाला है, और 3b ये वाला है। तो दिस माइनस दिस कर देंगे, क्या आएगा, i प्लस 6j प्लस 14k, है ना, माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो 8k प्लस 6k हो जाएगा, 14k हो जाएगा। अब सपोज ये डायरेक्ट करना था मेंटल कैलकुलेशन, मेंटल कैलकुलेशन थोड़ा रिस्की होता है, आप प्रेम से पूरा निकाल के कर लेना। I always recommend that don't hurry, you can easily calculate 2a cap first, then 3b and then 2, but if you are time and कम है तो ऐसे भी कर लो डायरेक्ट। देखो 2a और 3b है ना, बेसिकली i के साथ ऐड होता है, j के साथ, k के साथ, तो हम अलग अलग ट्रीट करेंगे सबको, अलग अलग ट्रीट करेंगे। मतलब 2a तो मतलब ये बेसिकली 4i कैप हो जाएगा, और ये 3b मतलब माइनस 3, मतलब 2 माइनस 3 माइनस 1, सही बोल रहा हूं ना। अच्छा ये सॉरी, ये 4 है, 4 माइनस 3 ये आई कैप, इधर इसको मैं मिटा दे रहा हूं, चलो। और एक बार हम लोग ऐसे मेंटल कैलकुलेशन से करते हैं खुद से। देखो 2a मतलब ये 4 माइनस 3 मतलब ये आई कैप, ये 6 ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई होता है 6, और ये क्या है, j है ही नहीं, इधर j है ही नहीं, तो क्या रहेगा 6j कैप, है ना। और ऊपर मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया 2, तो 8 और इधर 6, 8 प्लस 6 हो जाएगा, वो हो जाएगा 14k कैप। आपको इतना उस्ताद बनने का जरूरत नहीं है, आप आराम से अलग अलग करके कर लेना, गलती होने का चांसेस रहता है ना। खैर मैं बेसिकली समझाना नहीं चाहता कि ऐसा करके कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि 2a माइनस 3 मतलब 2 अलग से निकाल लो, 3b अलग से निकाल लो, और फिर माइनस कर दो। सिक्स्थ एक्सप्रेशन देखो, पहले बताओ वैलिड एक्सप्रेशन है कि नहीं। हाँ ये वैलिड है, क्यों, क्योंकि 2a कर सकते हैं हम अलग से, 3b कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक वेक्टर को एक स्केलर से ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डॉट क्रॉस नहीं रहना चाहिए बीच में, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि डॉट और क्रॉस वैलिड तब होता है जब तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे एक स्केलर वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, आराम से कर सकते हैं। तो 2a प्लस 3b निकाला हुआ है ऑलरेडी, देखिए वाला, इसको मेरे को किसे मल्टीप्लाई करना है, -2, तो क्या हो जाएगा -14 आई कैप। बेसिकली सबको आई कैप, जे कैप, के कैप, तीनों ही टर्म को -2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो -14 आई कैप, -12 जे कैप, -4 के कैप, ठीक है। ये था सिक्स्थ। अब आते हैं हम सेवेंथ पे। सेवेंथ वाला देखो क्या है, a डॉट b, सिंपल, a डॉट b कैसे निकालेंगे, a डॉट b कैसे निकालेंगे, i वाला मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 into 1 2, फिर j कैप को j कैप के साथ मल्टीप्लाई करो, तो इधर j कैप का कोएफिशिएंट कितना है 0, 3 into 0 is 0, और k वाला देखो 4 into -2 that is -8, कितना आ गया -6। तो a डॉट b कितना आ गया -6। b डॉट a करने का जरूरत नहीं है, b डॉट a यही होगा, क्योंकि a डॉट b
इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है। अब चाहे तो कर सकते हैं, मान लो यहाँ से स्टार्ट करता, थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। मैंने ए डॉट बी लिया तो 2 into 1 किया। अब बी डॉट ए बोलेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 2, फिर देखेंगे जे है नहीं 0, फिर -2 into +4, आंसर वही आएगा होमवर्क में। सो उतना स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है, आंसर बता देना सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 2 into a डॉट b, तो फटाक से क्या करेंगे, ये वैलिड है कि नहीं, ये वैलिड है। 2 डॉट a डॉट b का कोई मतलब नहीं होता, अगर ऐसा होता कोई मतलब, इट्स रॉन्ग। क्यों? क्योंकि a डॉट b क्या, मान लो यहाँ पे डॉट डाला, a डॉट b क्या है, स्केलर। स्केलर डॉट स्केलर करते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट वैल्यू होता है वेक्टर्स के लिए, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। इसलिए 2 into a डॉट b का मतलब क्या है, a डॉट b का जो भी ये स्केलर क्वांटिटी देगा ना मेरे को, a डॉट b क्या देगा, एक नंबर देगा, उसको क्या करना है, मेरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो a डॉट b मैंने निकाला, यहाँ पे कितना आएगा, -6, तो -6 into 2 -12। 9th क्वेश्चन देखें, 2a डॉट 3b, 2a कहीं निकाला निकालना, अच्छा यहाँ पे 4th में निकाला है, 2a डॉट 3b, देखो ध्यान से, 2a डॉट 3b मतलब कहीं तो निकाला है मैंने, यह 2a और ये है 3b, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ध्यान से देख, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको, इसका और इसका 2a डॉट 3b का डॉट प्रोडक्ट लेना है। कितना आएगा देखो, 4 3 12, जे है ही नहीं, और के के लिए क्या है, 8 into -6 -48। फिर से देखो, 4 3 12, जे तो है ही नहीं, और के क्या है, जे है ही नहीं तो 0, और 8 into -6 -48, कितना आ गया, -36। ये वेक्टर है ना, 2a वेक्टर है, और ये भी एक वेक्टर है, वेक्टर डॉट वेक्टर कर सकते हैं, वही किया, ठीक है। अब बोला है a डॉट a प्लस b, ये करना पड़ेगा। a कितना है देखो फटाक से, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, a डॉट a प्लस b। अब a प्लस b कहाँ कितना होगा, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, है ना। a प्लस b निकाला बेटा, देख मैच कर रहा है, सिंपल, कुछ खास नहीं होता। अब i कैप वाला देखो कितना आ जाएगा, देखो 6 प्लस j कैप और j कैप कितना आएगा, ये 3 है, कितना आएगा फटाक से बोलो, 9, और k कैप और k कैप कितना आ जाएगा, 8, तो ये कितना आ गया, 15 प्लस 8 23, 15 प्लस 8 23, ठीक है, सिंपल। अब देख 11 को लगा है यूनिट वेक्टर a कैप है, a के अलोंग यूनिट वेक्टर। अगर आपको यूनिट वेक्टर नहीं भी लिखता, सपोज मैं डायरेक्ट लिख देता a कैप, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता a कैप, तो आपको इसका मतलब समझना है यूनिट वेक्टर अलोंग a, ये आपको समझना था। तो a कैप का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग a, यूनिट वेक्टर अलोंग a का मतलब बेसिकली क्या है, a कैप कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यही होता है यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर बाय उसका टोटल मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर में दो चीज होता है, इस वेक्टर में दो चीज होता है, उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड। अगर आप इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो सिर्फ क्या बचेगा उसमें, डायरेक्शन। यही डायरेक्शन कौन देता है, वो जो बचता है डिवाइड करने पे, वो यूनिट वेक्टर होता है व्हिच गिव्स द सेंस ऑफ डायरेक्शन। इसीलिए आप जब वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन गिवन बाय द यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर बचता है। तो बेसिकली मेरा a वेक्टर क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 4k, किससे डिवाइड करते हैं, बाय उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना निकला था, 4 9 13 16 29 यूनिट्स, ठीक है। यह है a कैप, ये क्या है, a कैप 2 बाई, इसको ऐसे आप अलग से लिख सकते हैं, 2 बाई रूट 29 i कैप प्लस 2 बाई रूट 3 बाई रूट 29 j कैप प्लस 4 बाई रूट 29 k कैप, ऐसे अलग अलग आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से फटाक से b वाला क्या करेंगे, ये मिटा दे रहा हूं, ये पार्ट तो अपना हो चुका है। उसी तरह से फटाक से b, जब मेरे को b कैप निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे, देखो अब क्या निकालना है मेरे को, b कैप कहां है, 12, तो b कैप के लिए b वेक्टर चाहिए, b वेक्टर निकाल दिया मतलब। अच्छा b वेक्टर कितना था, कहीं तो मैंने, हाँ ये शायद 3 क्या था ना, i माइनस 2k था, i माइनस 2k, यही है b वेक्टर। ये मेरे को याद है क्योंकि मेरे को याद है यहाँ ये शायद 2b था, 3b था, मतलब 3 माइनस 6 था ना वो, हाँ ठीक है। तो ये मेरा b वेक्टर था, जो समय ये निकाल दिया था क्वेश्चन। खैर अपना b वेक्टर देखो, तो इसका मेरे को b कैप निकालना है, तो b कैप निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वेक्टर मतलब i माइनस 2k बाई इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √5,
बेसिकली 1 प्लस 4 √5 है ना, इसका आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिखेंगे तो I by √5 माइनस 2k कैप बाई √5, ठीक है। ऐसा करके अलग अलग लिखते, बेसिकली क्या आया मेरा यूनिट वेक्टर आया। क्वेश्चन नंबर 13 है यूनिट वेक्टर अलोंग a डॉट b। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर अलोंग a डॉट b। तो ध्यान से देखो a डॉट b एक वेक्टर है कि स्केलर है, a डॉट b एक वेक्टर है कि स्केलर है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब क्वेश्चन ही गलत है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो यूनिट वेक्टर में कर ही नहीं सकता उसके अलोंग, क्वेश्चन गलत है, ठीक है। एंगल बिटवीन a एंड b, एंगल बिटवीन a एंड b, किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। कैसे देखो, फटाफट से क्या बोलेंगे, a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा, तो a डॉट b कितना आएगा, अरे यार वेक्टर a निकाल दिया मैंने, वेक्टर a क्या, मेरे को याद है वेक्टर a क्या था, वेक्टर a था 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये था मेरा वेक्टर a, ठीक है, ठीक है। चलो फटाफट से करते हैं, तो a डॉट b कितना आएगा 2 माइनस 8 माइनस 6, सही कर रहा हूं ना, 2 माइनस 8, ठीक है, दिस इक्वल्स टू a का मान कितना है, √29 निकला था, 69 4, हां √29, b का मान कितना था √5 इनटू cos थीटा, तो फटाफट से देखो cos थीटा कितना आ गया -6 बाय √29 5 जा, ये प्राइम और ये भी प्राइम है, देखिए आंसर आया 9 5 जा 45 4 100, 9 5 जा 45 4 5 2 जा 10 प्लस 4, हां तो मेरा थीटा कितना आ गया cos इनवर्स -6 बाय 145, ये आ गया एंगल बिटवीन a एंड b अपना, ठीक है। कभी कभी अच्छा आंसर आता है, कभी घटिया आंसर आता है, जो भी आता है आपको डरने का जरूरत नहीं है, आप प्रोसेस फॉलो करना, ठीक है। तब a डॉट b निकल गया बेसिकली एंगल बिटवीन a एंड b। अब देखो 15 कैसे हो गया, ये 14% है क्या, ये वाला कौन सा क्वेश्चन था, 13 क्वेश्चन ही गलत है, तो ये 14 क्वेश्चन है और ये वाला अपना 15, ये 15 क्वेश्चन है। एंगल बिटवीन a एंड x एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन मैंने डॉट प्रोडक्ट में करवाया था आपको, बोला एंगल बिटवीन a एंड x एक्सिस, तो मान लो a कोई भी वेक्टर है, ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है कैसे पता करेंगे, तो हम इसके अलावा एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x के अलावा एक यूनिट वेक्टर, और इस a वेक्टर और इस यूनिट वेक्टर के बीच का हम एंगल आराम से डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम यूनिट वेक्टर क्यों ले, हम कोई और वेक्टर क्यों नहीं ले लें, ले सकते हैं आप 2i कैप भी ले सकते हैं, 3i कैप भी ले सकते हैं, बस एक चीज का ध्यान रखना कि आप जो भी वेक्टर लेंगे वो किसके अलोंग लेना है आपको, x के अलोंग। तो आप कोई वेक्टर लो, इस a वेक्टर और एनी अदर वेक्टर टेकन अलोंग x एक्सिस, उसके बीच का एंगल चेंज नहीं होगा, आप a का मैग्नीट्यूड कुछ भी कर दो और x के अलोंग एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी कर दो, इसके बीच का एंगल चेंज होने वाला नहीं है। देखो मान लो मैंने आपको बोला एक वेक्टर है ऐसे, ठीक है, दूसरा वेक्टर है ऐसे, इसके बीच का एंगल है थीटा, क्लियर। अब बोल रहे हैं वेक्टर को मैं ट्वाइस कर दिया, एंगल चेंज हुआ क्या इसका, नहीं चेंज हुआ ना, उसी तरह मैं इसका मैग्नीट्यूड को 3 टाइम्स कर दिया, एंगल चेंज हुआ क्या, एंगल चेंज नहीं हुआ। इसलिए जब हमको क्वेश्चन पूछता है फाइंड द एंगल बिटवीन एनी वेक्टर एंड x एक्सिस, हम क्या करते हैं, x एक्सिस के अलावा कोई भी आप एक वेक्टर ले लो और उस वेक्टर का, और ये तो नॉन वेक्टर है ना जिसका पूछा है कितना एंगल बना रहा है x के साथ, तो आप x के अलावा एक बेस्ट यूनिट वेक्टर ले लो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, तो यूनिट वेक्टर ले लिया और इसका डॉट प्रोडक्ट लेके हम बता सकते हैं कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है ना, तो हम आराम से बता सकते हैं कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस, क्यों, क्योंकि ये x के अलोंग है i कैप, तो फटाक से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, कितना आएगा, a मेरा था 2i कैप, जब इसका ये पूरे a वेक्टर का और इस i कैप का डॉट प्रोडक्ट लेंगे सिर्फ 2 बचेगा, देख 2 1 2 खत्म है ना, और तो कुछ इसमें कुछ, अरे ये वेक्टर मान लो b i कैप, इसमें तो और कुछ j कैप के कैप है नहीं ना, हमारा डॉट प्रोडक्ट से 2 आएगा ना, 2i कैप और ये i कैप, तो बचेगा 2 * 1 2, j कैप है नहीं 0, k कैप है नहीं 0, खाली 2 बच गया। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू mod ऑफ a, मतलब √29 into mod of b, that is 1 into cos थीटा, फटाक से बोलो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया cos इनवर्स 2 by √29, सिंपल, ठीक है। ऐसे करके आप मेरे को कहां पे थे, हां a और y के बीच का एंगल फटाक से बता दो कितना होगा, a और y के बीच का एंगल आप खुद से कर सकते हैं, अगर वो वाला समझ में आ गया है आपको, तो a और y के लिए क्या करेंगे, a तो मेरे को पता है और दूसरा जो वेक्टर है वो किसके अलोंग ले लेंगे, j कैप, वो था क्या 15 का 2, 15 का 2, तो
ए वेक्टर मेरे को पता है, दूसरा वेक्टर कौन सा ले लेंगे, जे कैप। दूसरा वेक्टर कौन सा ले लेंगे, जे कैप, क्योंकि मेरे को एंगल बिटवीन ए वेक्टर निकालना है एंड वाई एक्सिस। ये वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है, इधर देखना ध्यान से। ए एंड वाई, ए वेक्टर मेरे को पता है और वाई मतलब जे कैप ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को सिर्फ एंगल चाहिए, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। तो वाई के अलावा कोई वेक्टर ले सकता हूं मैं जे कैप ले लेता हूं। जे कैप लेंगे तो इसका डॉट प्रोडक्ट सिर्फ 3 बचेगा। देख 2y कैप, मान लो दूसरा था भाई साहब जे, बी है ना, मान लो मैं बोलता हूं जे, बी मतलब बी तो ऑलरेडी दिया हुआ है, सी ले लो जे कैप। डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा देखो फटाक से, 2y कैप 0y कैप 0, 3 और 1 3, और k है ही नहीं, वही है, इक्वल्स टू a का मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा 2 बोल दो, थीटा 1 ये वाला ले लो, इसको ले लो थीटा 1, इसको ले लो थीटा 2। तो थीटा 2 कितना आ गया मेरा, फटाक से बोलो, 3/√29। ठीक है, ये था पार्ट 2। पार्ट 3, अब मैं पार्ट 3 सॉल्व नहीं करूंगा, बिना पेन कॉपी चले बोलो आंसर कितना होगा, बिना पेन कॉपी चला बता दो आंसर कितना होगा। 3 मतलब ये वाला, a और z एक्सिस के बीच का एंगल कितना होगा, कैसे निकालेंगे, a और z के लॉन्ग यूनिट वेक्टर मतलब k कैप, वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा 4, तो सीधे बोल देंगे cos इनवर्स 4/√29 डायरेक्ट। अब चाहे तो कर भी लो, देखो a डॉट b चाहिए ना आपको, a डॉट b मेरा कितना आ गया 4, दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा 3। तो थीटा 3 कितना आ गया, cos इनवर्स 4/√29, वही किया है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल उसी टाइप का है। एंगल बिटवीन बोला है b एंड x, b है वो, b एंड x मतलब फटाक से बोलो कितना आएगा, cos इनवर्स 1/√5। अरे देखो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये वाला एंगल बिटवीन b एंड x ना, तो b मेरे को पता है और x एक्सिस पूछा तो i कैप पकड़ लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 1, दिस शुड बी इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड इनटू j कैप, क्या था i कैप का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, तो आएगा आपका cos इनवर्स 1/√5। बाउंसर चला जाएगा इधर, देखो फिर जा रहा हूं। एंगल बिटवीन b एंड x, एंगल बिटवीन b एंड x, तो मेरे को b तो पता है, यहां पे है b, देखो ये मेरा b है और x पूछा है, तो मतलब i कैप पकड़ लेंगे ना, x के अलावा मतलब i कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 1, दिस शुड बी इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, तो cos थीटा कितना आ गया 1/√5। ठीक है, उसी तरह सेकंड वाला कितना आ जाएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब और नहीं करूंगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड वाला कितना आ जाएगा रे, किसके साथ निकालना है, y मतलब j कैप, j कैप है ही नहीं, j कैप है ही नहीं, मतलब डॉट प्रोडक्ट आएगा 0, cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 कितना होता है, देखो यह थोड़ा करते हैं हम लोग। अब अगर j कैप के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे, j कैप के साथ, तो आएगा 0 इक्वल्स टू उसका मान लो मैग्नीट्यूड इनटू ये वाला j कैप का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, तो मेरा क्या आ गया 0 इक्वल्स टू √5 cos थीटा। इसका मतलब ध्यान से देखो cos थीटा कितना आ गया मेरा 0, थीटा कितना आएगा 90 डिग्री, सुंदर सा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, अब देखो z एक्सिस मतलब k कैप लेना है, k कैप लेना है मतलब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा मेरा -2, दिस इज इक्वल्स टू उसका मैग्नीट्यूड इनटू k कैप का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, तो मेरा cos थीटा मतलब बेसिकली थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा मेरा cos इनवर्स 2/√5, cos इनवर्स 2/√5 है ना। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया मेरा, क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 पे, फटाक से देख a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, a क्रॉस b मतलब डिटरमिनेंट मेथड से निकालना पड़ेगा मेरे को, i j k, a क्या है देख 2 3 4 2 3 4 और b, a क्रॉस b निकाल रहे तो a पहले लिखना, a का कोफिशिएंट इधर लिखना, b का कोफिशिएंट इधर लिखना, b क्रॉस a पूछता तो b पहले लिखते, जो पहले पूछा उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, तो a का लिख दे 2 3 4, b का लिखना है 1, i के लिए देख 1, j है ही नहीं और k के लिए -2, इसका हमको निकाल देना है डिटरमिनेंट, कितना आएगा देखो कितना आएगा,
आई वाला को पकड़ेंगे प्लस आई कैप, ठीक है, और दिस माइनस दिस मतलब -6, मतलब कितना -6, ये तो 0 हो जाएगा। अब क्या बोलेंगे माइनस जे कैप, ये सब का ध्यान रखना, मैंने आई कैप लिखा है फिर माइनस जे कैप लिखा है, माइनस जे कैप और फिर दिस माइनस दिस, तो ये कितना है -4 -8 प्लस के कैप, दिस माइनस दिस इज 0 माइनस दिस इज -3। मेरा आंसर कितना आ गया -6 आई कैप प्लस 8 जे कैप -3 के कैप, ठीक है। और देखो, अरे i -2 के, हाँ उसको नहीं मिटाऊंगा इस बार, पिछले बार 2 से मिटा दिया था, ए और बी प्रॉब्लम हो गया। खैर बी क्रॉस से बोला है, क्वेश्चन नंबर 17 था क्या ये? 17 था। बी क्रॉस से कितना होगा देख के बोलो फटाक से। अरे मेरे को पता है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तो मेरा बी क्रॉस ए क्या आ जाएगा माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, और मैंने ए क्रॉस बी निकाल के रखा हुआ, तो आंसर आएगा 6 -8 + 3, 6 -8 + 3, 6 -8 + 3। खैर हम तो फिर भी निकाल लेंगे ताकि आपको चेक हो जाए, क्योंकि हम फिर भी निकाल लेते हैं। चलो फटाक से बी क्रॉस से निकालना है मेरे को, तो मैंने बोला आई जे के, बी का कोफिशिएंट क्या था, बी था आई -2 के, कोफिशिएंट क्या है देखो 1 0 -2, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 3 4। बी क्रॉस है तो बी को पहले लिखा है और ए को नीचे लिखा है, तो फटाक से बोलो आई इंटू क्या करेंगे दिस माइनस दिस, मतलब क्या बचेगा -6 + 6 -j, जे मतलब इसको उड़ा दो, इसको दिस माइनस दिस मतलब 4 -4 + 8 प्लस के को दिस माइनस दिस मतलब बचा सिर्फ 3, क्या आ गया 6 आई कैप -8 जे कैप + 3 के कैप। आ रहा है क्या ऊपर में, देखो मैच कर रहा है, मतलब सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 19 फटाक से देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 कहां गया, 2a कैप इनटू मतलब 2a कैप + 3j कैप। फिर से देखो फटाक से कर दे रहा हूं, आप लोग कर लो, इधर मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन, मेरे को आंसर याद नहीं है, आपके सामने करूंगा, देखना कुछ गड़बड़ होगा तो। 2a मतलब कितना हो जाएगा ये 4, j के बदले क्या लिख दूं 6, k के बदले लिख दिया 8 क्रॉस 3 भी बोला ना, 3 भी कितना 3, j है ही नहीं -6, सही है ना, देख 3 से मल्टीप्लाई किया 3 - 6 सही है, और मतलब 2 2 4 8 2 4 6 8 2 से किया तो हाँ ठीक है, इसका मेरे को चाहिए, तो क्या बोलेंगे देखो आई कैप -36 खत्म 30, ये -36 और ये वाला 0 बचा -36 -j कैप, -j कैप मतलब इसको छोड़ दिए, दिस माइनस दिस मतलब -24 -24 -48 और ये क्या बचेगा प्लस के कैप छोड़े दिस माइनस दिस इज 0 -18 जो भी आया नहीं बताई दे रहा हूं, -36 आई कैप + 48 जे कैप -18 के कैप, ठीक है खत्म, ठीक है। क्वेश्चन 19 हो गया ना, हाँ अभी देखो क्वेश्चन 20। ये सारा बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस करा दे रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि वेक्टर में कुछ भी इस टाइप का अरिथमेटिक टाइप का कुछ पूछा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो 19 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। हाँ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ऐसा कौन सा वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए क्रॉस बी। पहले तो ए क्रॉस बी निकालते हैं, कहीं निकाला है क्या? क्वेश्चन 18 क्या था, क्वेश्चन 17, अच्छा इसका माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, ए क्रॉस बी निकाला हुआ है पहले से, ए क्रॉस बी का इसका ये बी क्रॉस ए निकाला है मैंने, इसका नेगेटिव होगा, मतलब ए क्रॉस बी आया होगा -6 आई कैप + 8 जे कैप -3, ये है मेरा क्या, ये है मेरा ए क्रॉस बी। अब ये ए क्रॉस बी अगर मैं बोलूं लेट दिस वेक्टर बी सी, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या है, इट इटसेल्फ इज अ वेक्टर, ए क्रॉस बी इज इटसेल्फ अ वेक्टर। ये ए है क्या ये ए है? नहीं। ये बी है क्या? ये वेक्टर बी है क्या? नहीं। ये क्या है? ए क्रॉस बी, एंड दिस इज अ डिफरेंट वेक्टर देन ए एंड बी, तीसरा वेक्टर है कोई। व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ दिस वेक्टर? Speciality of this vector is that this vector is perpendicular to both this and this.
this particular vector which is there C is perpendicular to both A and this is also perpendicular to B. Can you try to prove this? अच्छा काम करते हैं, पहले तो हम काम का बात कर लेते हैं. क्वेश्चन हमको पूछा था कि फाइंड द वेक्टर which is perpendicular to both A and B और वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए. कहां गया क्वेश्चन 20. यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए. तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे तो देख लेंगे बच्चा. यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए तो क्या करेंगे हम, ये जो C है उसको डिवाइड कर देंगे C के मैग्नीट्यूड से. तो C है मतलब -6i कैप प्लस 8j कैप माइनस 3k कैप. इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे मतलब किसे डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को 36 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. ये बेसिकली कितना है √109. डायरेक्ट लिख दे रहा हूं √109. ठीक है, ये है आंसर. यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B. ये है मेरा आंसर. अब ये मेरा जो वेक्टर C आया, अगर हम बोलूं प्रूव दैट C इज परपेंडिकुलर टू, चलो मैं नया क्वेश्चन पूछ रहा हूं. प्रूव दैट C is perpendicular to A and C is perpendicular to B. प्रूव करने की कोशिश करो, ट्राई करो प्रूव करने की. ये जो वेक्टर आया वो A और B दोनों के परपेंडिकुलर है. ट्राई करो कैसे प्रूव करेंगे. स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो और फिर सॉल्यूशन देखना. देखो अगर C A के परपेंडिकुलर है इसका मतलब C और A का डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0. बताया ना A डॉट B क्या होता है AB cos थीटा. इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर है मतलब थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री. 90 डिग्री मतलब ये 0, मतलब ये पूरा ही टर्म क्या 0, मतलब डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 0. तो कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर, कोई भी दो वेक्टर के बीच का, ध्यान सुनना, इफ एनी टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री टू ईच अदर, दिस मींस थीटा इज हाउ मच 90 डिग्री. थीटा इज 90 डिग्री मींस cos थीटा हैज टू बी 0. मींस दिस होल टर्म इज 0. मींस A dot B should also be how much 0 if theta is 90 degree. So therefore I have to prove that C is perpendicular to A. It basically means that C dot A must be equal to 0. That is what I have to show, demonstrate करना है. ट्राई करते हैं एक बार. अपना C ये आया और A है ये, तो C dot A करो तो फटाक से LHS मतलब C dot A कितना होगा -2. ये C यहां पे है और A यहां पे है. ध्यान से देखो 2 into -6 -12 प्लस ये J वाला और ये J वाला कितना है 24 और ये K वाला और K वाला -12. देखो 0 हो जाता है, मतलब सब कुछ सही है. अच्छा और क्या प्रूफ करना था, प्रूफ करना था कि C is perpendicular to B also. तो उसके लिए क्या करेंगे C डॉट B लेंगे. C डॉट B लेंगे तो देखो कितना आएगा -6 प्लस 6 डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये भी 0 आ गया. इसका मतलब C is perpendicular to B also. मतलब हम जो क्रॉस प्रोडक्ट लेके जो मेरा वेक्टर निकलता है इट इज डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू बोथ द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन. खैर हमको क्वेश्चन तो साथ पूछा था, हमको क्वेश्चन बोला था फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू A एंड B. हमने पता है क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया. अब बोला फाइंड द यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड से भी डिवाइड कर दिया, आ गया आंसर ये. इसको आप सेपरेटली लिख सकते हैं -6 by √109 i कैप प्लस 8 by √109 j कैप माइनस 3 by √109 k कैप. ऐसे सेपरेटली भी आप लिख सकते हैं. और अब एक और चीज आपको बस थोड़ा फील करा देता हूं. देखो एक और चीज आपको बस फॉर कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग, सी फोकस ऑन दिस यूनिट वेक्टर. फोकस, ये जो यूनिट वेक्टर क्या है बेसिकली -6 by 109 i कैप प्लस 8 by √109 j कैप माइनस 3 by √109 k कैप. यही है ना वो यूनिट वेक्टर. मान लो c कैप. c कैप इतना है, देखो ध्यान से, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1. तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1. इसका मतलब दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर शुड बी 1. मैं ट्राई करता हूं. इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 by 109 प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस शुड बी 1. और आ कितना आ रहा है देखो, आ भी उतना ही रहा है. इसका मतलब ये जो वेक्टर मैंने निकाला वो एक यूनिट वेक्टर है.
अगर आपको एग्जाम में 4 वेक्टर दिए हों और बोले इसमें से कौन सा यूनिट वेक्टर है, तो अब क्या करेंगे, चारों वेक्टर का फटाक से डायरेक्शन देके बता नहीं सकते। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है, अरे यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है, तब कैसे बताएंगे विच वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर? उसके मैग्नीट्यूड को देख के। सो सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता है इज दिस वेक्टर यूनिट वेक्टर, सब क्या करते हैं, इसका दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, अगर आंसर 1 आया मींस दिस वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 एंड एनी वेक्टर व्हिच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इज अ यूनिट वेक्टर। एनी वेक्टर व्हिच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इतना लंबा कहानी क्यों सुना दिया, क्वेश्चन क्या था, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, अ वेक्टर सी सच दैट perpendicular to both a and b and has magnitude of 20 units। एक ऐसा वेक्टर c जो a b दोनों के परपेंडिकुलर भी हो और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 20 यूनिट्स हो। तो क्या करेंगे, देखो 21 तो यही बता दे रहा हूं मैं आपको। क्या करेंगे, सबसे पहले एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे जो a b दोनों के परपेंडिकुलर हो। हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर हो। वो कौन सा वेक्टर है, ये। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। मेरे को क्या चाहिए, इसी डायरेक्शन के अलावा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है टू बोथ ए एंड बी, इसी डायरेक्शन के अलावा, ये जो डायरेक्शन मेरा आया है बेसिकली सी कैप क्या है, डायरेक्शन है ना, मैग्नीट्यूड तो 1 है इसका, इसका मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट और इसका डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। मतलब मान लो ए ऐसे रहता और बी ऐसे है, तो ये परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ए क्रॉस बी ऐसे आ रहा है बाहर आउट ऑफ द प्लेन, है ना। सो डेफिनेटली इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ये वाला सी, ये जो वेक्टर है दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। उसके बाद मैंने निकाला सी कैप, इसका क्या स्पेशलिटी है, इसका स्पेशलिटी है सर इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड इट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट। अब मेरे से पूछा है फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी व्हिच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 20 यूनिट। तो मैं डायरेक्शन पहले फिक्स कर लूंगा सी कैप के मदद से, और वो वेक्टर बेसिकली क्या हो जाएगा, मान लो वेक्टर है डी, तो वेक्टर क्या होगा 20 इनटू सी कैप, यही होगा ना। मैग्नीट्यूड हो गया इसका 20 और सी कैप का मैग्नीट्यूड अपना खुद का 1 है, तो मैग्नीट्यूड ओवरऑल कितना रहेगा इस वेक्टर का, इस वेक्टर का ओवरऑल मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 20 इनटू जो सी कैप का मैग्नीट्यूड है, और सी कैप ये है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, यूनिट वेक्टर था, तो मतलब डी आ गया 20 सी कैप, तो 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे आंसर आ जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे उससे तो आंसर आ जाएगा। मतलब बेसिकली क्या आएगा, अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी and has a magnitude of 20। तो कितना आंसर आएगा इसका, आ गया, हाँ किसका आंसर, किसका क्वेश्चन है 21। तो 21 का आंसर क्या आ जाएगा मेरा, -120 बाई रूट 109 आई कैप प्लस 160 बाई रूट 109 जे कैप माइनस 60 बाय रूट 109 के कैप, ये आएगा आंसर। 20 से बस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सी कैप को, है ना। क्वेश्चन 22 आई होप यहां तक क्लियर है आपको, ठीक। 22 टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अच्छा मेरे को कोई भी दो वेक्टर बताना है जो एनी ये एवरेज नहीं है, एनी टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो एक वेक्टर तो मैंने वही निकाल लिया, सी जो मैंने निकाला वहां पे इट वाज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, कोई डाउट नहीं है। आंसर कितना था -6 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 3 के कैप। अरे अगर सी परपेंडिकुलर है टू बोथ ए एंड बी तो माइनस सी भी परपेंडिकुलर रहना चाहिए टू बोथ ए एंड बी, तो आंसर ये भी हो सकता है -6 प्लस 8 जे प्लस 3 के कैप। या फिर ये एक वेक्टर है, एक और वेक्टर ये भी लिख सकते हैं 2c और भी लिख सकते हैं 3c, ये सारे अलग अलग वेक्टर्स हैं, c 2c 3c ये सारे अलग अलग वेक्टर्स हैं which are perpendicular to both a and b। जब मैंने c निकाल लिया तो 2c का डायरेक्शन क्या होगा, c के ही अलोंग तो होगा और वो एक डिफरेंट वेक्टर है। तो आपको क्वेश्चन बोला राइट एनी टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ a and b। मैं इनफाइनाइट वेक्टर्स लिख सकता हूं which is perpendicular to both a and b, है ना। फॉर एग्जांपल देखो ये है मेरा a और सपोज मैं बोला ये है b। अब एक अगर मैं a क्रॉस b किया, ये मेरा निकला c, सपोज मार्कर बाहर की तरफ आउट ऑफ द बोर्ड ऑफ प्लेन, ये आया मेरा c आउट ऑफ द बोर्ड ऑफ प्लेन। a क्रॉस b ऐसे करके करूंगा तो बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रहा है, ये है मेरा वेक्टर c,
ए क्रॉस बी करने से जो आ रहा है। अब इस डायरेक्शन के अलोंग 2c होगा, क्योंकि c ऐसे है तो 2c भी ऐसे होगा, 3c भी ऐसे होगा, 4c थोड़ा और बड़ा होगा, 5c थोड़ा और बड़ा होगा। ये है these are vectors perpendicular to a and b. Now those vectors which are exactly 180 degree opposite to these vectors will also be perpendicular to both a and b. क्योंकि ये वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है ना a और b के, इसका एग्जैक्ट 180 डिग्री उल्टा कर देंगे, मतलब एग्जैक्ट बोर्ड के परपेंडिकुलरली इनवर्ट घुसा देंगे। ये परपेंडिकुलरली बोर्ड के प्लेन, ये AB बोर्ड का प्लेन है ना, तो ये जो वेक्टर मैंने C बनाया ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है, और वो A क्रॉस B करने से है बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो मैं बोल रहा हूं एक सेट ऑफ वेक्टर्स तो आ गया C, 2C, 3C एंड सो ऑन। These are all perpendicular to A and B both. These are perpendicular to both A and B. Simple. ठीक है। एक सेट और है, वो सेट कौन सा है देखो, -C, -2C, -3C, ये सारे सेट्स भी परपेंडिकुलर है टू बोथ A and B। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे समझाऊं, मान लो ये मेरा हाथ है, A ऐसे करके रखा हुआ था, A ऐसे करके रखा हुआ था और B ऐसे करके रखा हुआ था। A क्रॉस B क्या इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो मैं बोलता हूं A और B इस प्लेन में लाई कर रहा है। A क्रॉस B सपोज ऐसे आया, तो क्या ये परपेंडिकुलर है टू बोथ A and B? हाँ, क्योंकि A and B are lying in this plane and C is perpendicular to this plane. Where is -C? Exactly perpendicular but downwards in opposite direction. Therefore ये भी एक सेट है जो परपेंडिकुलर है टू बोथ A and B. तो अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछे which of the following sets are perpendicular to both A and B, और ऑप्शन रहता आपको वो C, 2C, -5C या C plus 5i कैप, तो कौन सा आंसर होता है? which of the following are perpendicular to both A and B? तो C हो जाएगा, 2C भी हो जाएगा, 5C हो जाएगा। इनफैक्ट वो सारे वेक्टर्स which are an integral multiple of this unit vector, वो सारे वेक्टर्स which are an integral multiple of this unit vector will be the answer। ये नहीं होगा, पर ये सारे के सारे they are perpendicular to both A and B। ठीक है, एनी टू वेक्टर्स का बात कर लिया। अब A डॉट A क्रॉस B निकालना है, चलो फटाक से देख के बोलो A क्रॉस B क्या है? A क्रॉस B कुछ तो आएगा, एक वेक्टर आएगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर के ऊपर हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, मतलब इनवैलिड एक्सप्रेशन तो एटलीस्ट नहीं दिया है, वैलिड एक्सप्रेशन दिया है फॉर श्योर, गारंटी। अब A क्रॉस B जो भी आएगा वो A के परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं? A क्रॉस B जो भी आएगा वो A के परपेंडिकुलर ही तो आएगा, और A के परपेंडिकुलर आ रहा है मतलब A डॉट समथिंग A का परपेंडिकुलर, मतलब इसके बीच का और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये 0। A डॉट समथिंग which is perpendicular to A, A dot something which is perpendicular to A, 0 होगा ना। देखो अगर मैं बोलता हूं आपको एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है B, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? A और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है। या फिर ऐसा बोल सकता हूं, अगर A और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है, अगर A और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, है कि नहीं? उसी तरह से A डॉट C मान लो, ये मैं बोल रहा हूं कि A और C के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि C है A क्रॉस B, मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू A, तो A डॉट ये वेक्टर क्या आएगा? 0। ठीक है, और देखो ये वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है। अच्छा एक चीज, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना, बड़ा अगर आप A क्रॉस B निकालेंगे, आप A क्रॉस B वो आया होगा और A डॉट करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। देखो A डॉट A क्रॉस B करो, -12 + 24 -12 0 ही आ जाएगा। आप लेंथी प्रोसेस से भी करो, A डॉट A क्रॉस B 0 ही आना है, लॉजिकली भी 0 ही आएगा। ठीक है, A, so now here A dot B is a scalar and something dot scalar is not valid, so ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इनवैलिड क्वेश्चन। 25 देखो, फटाक से कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 25 देख, ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं तो और बहुत कुछ कराऊंगा, पर 1 घंटा यहीं पार हो गया हमारा, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, क्लास खत्म करना पड़ेगा ना।
क्वेश्चन 25 देखो, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए क्या है मेरा, ये फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ देखो, बी मेरा था आई कैप -2 के कैप, ठीक है। फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, ध्यान से देखो मेरा ए बेसिकली क्या है, ध्यान से देखना, आपको समझ आएगा, समझ में गड़बड़ हो जाएगा। देखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। सपोज मेरे को एक आदमी को दौड़ाना है इस तरह से, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो वो क्या करेगा आप इमेजिन करो, ढंग से देखो तब समझ में आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, मान लो ये x, ये y एक्सिस, और x क्रॉस y ऊपर की तरफ आएगा z एक्सिस, ठीक है। मैंने बोला ऐसा 2i कैप 3j कैप 4k कैप, तो कैसे ट्रेवल्स करेगा, मान लो सबसे पहले वो चलता है 2 यूनिट्स x के अलोंग, सिंपल, धीरे धीरे समझेंगे इस चीज को क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 2i कैप का मतलब 2 चला किसके अलोंग, x के अलोंग, चल लिया, चलो। उसके बाद y के अलोंग कितना चला, 3, ऐसा करके चला वो y के अलोंग 3 यूनिट। उसके बाद 4 चला ऊपर, यहां पहुंच गया वो, 4 चला वो, इसका कोऑर्डिनेट बेसिकली हो गया 2 3 4, ठीक है। स्टार्ट कैसे किया था वो, सबसे पहले 2 यूनिट्स गया था x के अलोंग, फिर वो चला y के अलोंग 3 यूनिट्स, और फिर वो चला 4 z के अलोंग। आप इमेजिन करो, अगर मैं आपको सिंपल से क्वेश्चन बोला, वो x के अलोंग टोटल कितना चला, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मेरे को मतलब नहीं वो y में कितना चला, मेरे को मतलब नहीं वो z में कितना चला, मेरे को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो कितना भी उछल कूद कर ले। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस आदमी का जिसने पहले 2x के अलोंग चला है, उसके बाद 3 प्योरली y के अलोंग चला, मतलब थोड़ा भी x के अलोंग आगे नहीं बढ़ा है, पहले वो प्योरली x के अलोंग चला है 2 मीटर, मान लो 2 मीटर, थोड़ा भी y के अलोंग नहीं, थोड़ा भी z के अलोंग नहीं, प्योरली सिर्फ x के अलोंग चला है 2 मीटर। उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ y के अलोंग चलेगा, सिर्फ और सिर्फ y के अलोंग चलेगा कितना, 3। उसके बाद एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ z एक्सिस के अलोंग चलेगा 4 यूनिट्स। सबसे पहले सिर्फ x के अलोंग 2, उसके बाद चुपचाप y के अलोंग 3, और उसके चुपचाप z के अलोंग 4। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, वो परफेक्टली सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के अलोंग कितना चला, वो परफेक्टली सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के अलोंग कितना चला, क्या होगा आपका आंसर, 2 मीटर। सिंपल, हाउ मच he moved along x axis, क्या होगा आंसर, 2 यूनिट। सिंपल, क्योंकि 2 चलने के बाद वो x के अलोंग तो मूव ही नहीं किया, और वरना कहीं तो रिफ्लेक्ट करता, कहीं भी मूव नहीं किया वो, 2 के बाद परफेक्टली y के अलोंग चल दिया वो 3। उसके बाद जहां भी पहुंचा वो, मेरे को मतलब नहीं कहां पहुंच गया वो, आप उसका टेंशन लो ही मत, वो जहां भी पहुंचा, मान लो इतना 3 y के अलोंग चलने के बाद वो जहां भी पहुंचा होगा, अभी भी x के अलोंग वो सिर्फ 2 ही चला है, y के अलोंग उसका प्रोग्रेस हुआ है, और x के अलोंग कोई प्रोग्रेस या कोई माइनस कुछ भी नहीं हुआ, ना ही पीछे चला x से, ना ही आगे चला, चल रहा है परफेक्टली, अभी भी 2 के ही अलोंग चला है वो सिर्फ x, अगर आप x एक्सिस से कंपैरिजन करेंगे तो सिर्फ 2 यूनिट चला है x एक्सिस के अलोंग, ठीक। अब अगर 4 z के भी अलोंग चल ले, फिर भी अगर मेरा क्वेश्चन रहे सिर्फ x के अलोंग कितना चला है, कितना आंसर होगा आपका, 2। क्लियर है ना, कंपोनेंट इसी को बोलते हैं। अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता कि ये जो वेक्टर है बड़ा सा, इसका x कंपोनेंट क्या है, ध्यान से समझना, अगर मैं एक वेक्टर दे दिया आपको, मान लो एक वेक्टर दे देता हूं, देखो ध्यान से, सपोज ये एक वेक्टर है r, है ना, ये एक वेक्टर है r, अगर मैं आपको बोलता हूं इस r का x कंपोनेंट कितना होता है, कितना होता था मेरा x कंपोनेंट, बताओ x कंपोनेंट कितना होता था, r cos थीटा, और y कंपोनेंट कितना होता था, r sin थीटा, करेक्ट। इसका मतलब इसको हम वेक्टर के फॉर्म में यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो वेक्टर के फॉर्म में r cos थीटा i कैप
प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ऐसे करके लिखेंगे राइट, ऐसे करके लिखेंगे। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है सर मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया और आर cos थीटा एक्स के अलोंग मूव किया चुपचाप। सबसे पहले क्या किया, आर cos थीटा एक्स के अलोंग मूव किया, आर cos थीटा आई कैप, सिंपल। उसके बाद मैंने क्या किया, y के अलोंग आर साइन थीटा मूव किया, आर साइन थीटा जे कैप चुपचाप, x के अलोंग कुछ भी नहीं मूव किया, कहीं और मूव, चुपचाप सिर्फ y के अलोंग मूव किया। ठीक है, तो मैं यहां पहुंच गया, मतलब बेसिकली मेरे को ये वेक्टर मिल गया। अब इसका कंपोनेंट क्या लेते थे, r cos थीटा, इस वेक्टर का हमने कंपोनेंट लिया r cos थीटा। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है चुपचाप x में कितना मेरा मैग्नीट्यूड है, कोई भी एक वेक्टर हो r, ये मैंने 2D लिया, मान लो 3D लेता, 2D का पहले बात आराम से समझना। मान लो ये वेक्टर लिया मैंने r, मैं अगर बोला इस r का x कंपोनेंट कितना है, व्हाट इज x कंपोनेंट, उसका मतलब क्या है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं व्हाट इज x कंपोनेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ r अलोंग x, यही मतलब है ना। कंपोनेंट ऑफ r का मतलब क्या है, यहां से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, तो ये जो आया इतना x के अलोंग मूव किया ना, ये यही तो है कंपोनेंट ऑफ r का मतलब। तो मतलब आई कैप वाला जो टर्म होता है मेरा उस वेक्टर में, आई कैप वाला जो टर्म होता है मेरा एक वेक्टर में, आई कैप वाला जो टर्म होता है मेरा एक वेक्टर में, वो क्या बताता है, एक्स कंपोनेंट। उसको अलग से निकालने का जरूरत नहीं है। हम जब आर दिया रहता था, थीटा दिया रहता था, तो आर cos थीटा निकालते थे। वेक्टर को लिखेंगे तो वही लिखेंगे भाई, आर cos थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। तो अगर आर दिया रहे, थीटा दिया रहे, एक्स कंपोनेंट निकालना पड़ेगा आर cos थीटा। पर अगर डायरेक्टली आपको दे दे कि एक्स के अलोंग आर cos थीटा है, अगर आपको डायरेक्टली बता दे कि एक्स के अलोंग आर cos थीटा दिया हुआ है और पूछे आर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो आर cos थीटा होगा, दे दिया। इसका मतलब अगर आई कंपोनेंट मेरे को दे दिया है किसी वेक्टर का, तो इसका मतलब उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आई ऑलरेडी हैव, दैट इज मीनिंग ऑफ दैट आई कैप। उस आई कैप का मतलब देखो, यहाँ पे एक आदमी 2 यूनिट्स चला एक्स के अलोंग, उसका मतलब उसका फाइनल 2 यूनिट्स चला सिर्फ और सिर्फ एक्स के अलोंग, उसके बाद 3 यूनिट्स चला परफेक्टली वो वाई के अलोंग, उसके बाद 4 यूनिट्स चला वो के अलोंग। इसका मतलब है एक्स के अलोंग सिर्फ कितना चला वो, 2 मीटर। यही उसका फाइनल जो भी पोजीशन रहा होगा, ये उसका फाइनल पोजीशन है। देखो ये उसका फाइनल पोजीशन है, तो जो भी पोजीशन है एक्स के अलोंग वो कितना चला, 2, बिजनेस फिनिश्ड। एक्स के अलोंग कितना चला वो 2। इसका मतलब ये जो भी खतरनाक सा वेक्टर बना, वो जो भी वेक्टर बना, उसका एक्स कंपोनेंट कितना है, आंसर क्या है, सीधे सीधे 2, क्योंकि वो 2 यूनिट्स ही तो मूव किया एक्स के अलोंग। कंपोनेंट का मतलब ही वो होता है, ये कोई भी वेक्टर हो, इसका cos थीटा निकालने में प्राण निकल जाएगा। जैसे इसका r cos थीटा फटाक से बता दिए, इसका r cos थीटा बता सकते हैं क्या, बताना मुश्किल है, बता सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ a अलोंग x एक्सिस आप ऐसे भी कर सकते हैं, अब छोड़ो बाद में समझ, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। अब बस ये समझो कंपोनेंट ऑफ a अलोंग x एक्सिस निकालना है, तो 2y कैप दिया है, कॉमन सेंस का बात है। 2y कैप मतलब ये वेक्टर का x के अलोंग 2 यूनिट्स है, तो x कंपोनेंट 2 यूनिट्स, y कंपोनेंट 3 यूनिट्स और z कंपोनेंट्स 4 यूनिट्स। तो अगर आपको बोले व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ a अलोंग y एक्सिस, क्या बोल देंगे 3। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ a अलोंग z एक्सिस, क्या बोल देंगे 4। चलो मान लो ये वाला वेक्टर यहां पे, ये वाला वेक्टर पे ध्यान दो। अगर मैं आपको बोला व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ a अलोंग x एक्सिस, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉरी b, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ b अलोंग x एक्सिस, क्या बोलेंगे आंसर 1। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ b अलोंग y एक्सिस, व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ b अलोंग y एक्सिस, 0 है ही नहीं कुछ, b के अलोंग चला ही नहीं वो कुछ। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ b अलोंग y एक्सिस 0। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ b along z axis -2. So these I, j, k represent individual component of that vector along different axes. Simple. ठीक है, तो देख के ही बोल सकते हैं आप फटाक से, ठीक है ना। अब सोचो, तो ये बेसिकली क्लियर हो गया, फाइंड कंपोनेंट ऑफ a along x क्लियर है, y क्लियर है, z क्लियर है, ठीक है। वेक्टर देख के बता सकते हैं, उसका सपोज ये वेक्टर दिया मैंने c, इसका x कंपोनेंट कितना है देख के बोलो -6, y कंपोनेंट कितना है
8, z कंपोनेंट कितना है -3, खत्म, सिंपल, ठीक है ना, ऐसे देख के बोल सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन में दिया है देखो, फाइंड कंपोनेंट ऑफ a along xy plane, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ a along, फाइंड द, ये मान लो वेक्टर था मेरा a, find the component of this vector a along xy plane, इसका मतलब कैसे समझाएं, देखो मान लो ये मेरा x, मान लो ये वाला एक्सिस मेरा x लिख रहा है, मान लो ये मेरा x एक्सिस है उधर, और मान लो ये है मेरा, मान लो ये है मेरा y एक्सिस, तो ये वाला क्या है x एक्सिस, ये वाला है y एक्सिस, और z एक्सिस ऐसे करके है ना, x क्रॉस y बाहर की तरफ आ रहा है, x क्रॉस y कहां आ रहा है बाहर की तरफ, तो ये मेरा x, ये मेरा y और z मेरा बाहर की तरफ, ऐसा ऐसा x y और x क्रॉस y बाहर z, नेमिंग दे रहा हूं, ये x, ये y और z बाहर की तरफ। अब वो वेक्टर पे ध्यान दो, 2i कैप ऐसा करके z, 2i कैप का मतलब 2i कैप यहां पे आया 2i कैप, उसके बाद क्या बोला 3j कैप, मतलब यहां पे कहीं 3j कैप, क्लियर है ना, ये हाथ ऐसे मेरा z एक्सिस है, ये x y और ये z ऐसे z, तो 2 3, उसके बाद क्या बोला 4k कैप, 4k कैप का मतलब कहां बाहर ऐसे, k कैप क्या अमाउंट, तो 2 इधर आया, 3 इधर आया और इधर आ गया, मतलब ये है पोजीशन, ओरिजिन का देखिए, ये ओरिजिन है, यहां पे था पार्टिकल, अब बोला ये वेक्टर ऐसे करके आएगा, खतरनाक सा, क्योंकि वो x के लॉन्ग चला 2, 3 इसके लॉन्ग चला, 4 इसके लॉन्ग चला, तो कुछ ऐसा वेक्टर बना। अब ये जो वेक्टर आया ऐसे, ये जो वेक्टर आया इस टाइप से, जो वेक्टर आया ऐसे करके, इसका पूछा है एक्स वाई प्लेन के ऊपर क्या कंपोनेंट होगा, इस प्लेन के ऊपर क्या कंपोनेंट रहा होगा, समझ में आ रहा है? अभी देखो सिंपल से समझना है आपको, फाइनल वेक्टर ऐसे करके है, ध्यान से देखना, आप इमेजिन करो ऐसे करके है वेक्टर, कैसे आया देखो, 2 चला इसके अलोंग, 3 चल गया इसके अलोंग, अब जो वो ऊपर उठा तो क्या एक्स वाई प्लेन के, अब आप इमेजिन करो यहां तक आ चुका है वो, ये मेरा, मैं पूरा मिटा देता हूं, देखो फटाक से, ये मेरा x, ये मेरा y, यहां पे पहुंच गया, ये क्या है कोऑर्डिनेट 2, 3, मतलब पहले यहां पे ऑलरेडी आ चुका है वो, और फिर इतना ऊपर वो उठ चुका है ना, अब यहां से वो ऊपर उठेगा 4, सिर्फ अब आप ऐसे देखो, सपोज 4 ऊपर उठेगा, जब 2 ऑलरेडी x के लॉन्ग आ चुका है, जब 2 ऑलरेडी x के लॉन्ग आ चुका है, जब 3 ऑलरेडी y के लॉन्ग आ चुका है, मतलब यहां पे फिक्स है अभी वो, अब जब वो ऊपर उठेगा z एक्सिस के अलोंग, कितना 4, जब वो z एक्सिस के अलोंग उठ रहा है, क्या वो x के अलोंग थोड़ा भी चला, नहीं, जब वो z के अलोंग उठ रहा है थोड़ा भी क्या y के अलोंग चला, नहीं, तो मतलब वापस इसको ट्रेस करो यहां तक, यहां पे आया था 4k कैप, यहां पे मैं वापस उसको लेके बैठा दे रहा हूं यहीं पे, क्योंकि यहां से जब वो ऊपर उठा तो थोड़ा भी x और y के अलोंग तो नहीं है ना, थोड़ा भी x और y के अलोंग मूव नहीं किया, इसका मतलब चाहे वो ये वेक्टर हो या चाहे वो ये वेक्टर हो, xy प्लेन पे कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, जब वो z एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ध्यान सुनना, जब वो z एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो xy प्लेन के ऊपर उस वेक्टर का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना ही वो x के अलोंग बढ़ रहा है, ना ही वो थोड़ा भी y के अलोंग बढ़ रहा है। मान लो ये एक वेक्टर ऐसे करके, ठीक है, मान लो ये एक वेक्टर ऐसे करके, अब मैं बोल रहा हूं अगर यहां से मैं सिर्फ z एक्सिस के ऊपर गया, z एक्सिस के अलोंग जा रहा हूं, तो थोड़ा भी इसका ये कोऑर्डिनेट में कोई चेंज आएगा क्या, x y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज आएगा नहीं, सिर्फ z कोऑर्डिनेट इंक्रीज होगा ना, ये कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा मेरा 2, 3, और z जितना भी इंक्रीज कर लो, जितना भी z के ऊपर जाना, तो मेरा जो xy प्लेन के ऊपर जो कंपोनेंट आएगा उस वेक्टर का, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है 2 और 3, मेरे को xy प्लेन के ऊपर कंपोनेंट चाहिए ना, xy प्लेन के ऊपर कंपोनेंट चाहिए, उसका मतलब मान लो वेक्टर ऐसा करके, ठीक है, यहां से वेक्टर ऐसा करके था यहां तक, मैं बोल रहा हूं चपटा कर दो यहां तक, क्योंकि इस वेक्टर का, ये एक वेक्टर है मान लो r,
और ये जो मेरा फाइनल वेक्टर बना था, दोनों का ये कंपोनेंट तो सेम है ना, तो थोड़ा भी जब मैं चपटा करूंगा x इंक्रीज नहीं हो रहा, y इंक्रीज नहीं हो रहा, मतलब ये जो वेक्टर था ओरिजिनल, उसका जो xy कंपोनेंट था, xy प्लेन के ऊपर जो कंपोनेंट था, और ये जो वेक्टर है इसका xy प्लेन के ऊपर जो कंपोनेंट है सेम होगा। इसका xy के ऊपर कंपोनेंट कितना है, 2y प्लस 3j से निकलेगा, मतलब अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 13 यूनिट्स। तो ये है आंसर। आपको बोला फाइंड कंपोनेंट ऑफ a अलोंग x y, तो x और y एक्सिस में कितना चला, 2y कैप प्लस 3j कैप, सिंपल। तो कितना कंपोनेंट आएगा, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज 4 प्लस 9 रूट 13। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन देता, मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। देख सपोज वेक्टर क्या है मेरा, 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। मैं बोला व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ a ऑन xy प्लेन, कंपोनेंट ऑफ a ऑन xy प्लेन। तो x और y को देखो कितना है, 2y कैप प्लस 3j कैप। आंसर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड, मतलब 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 13 यूनिट्स। मैं बोला कंपोनेंट ऑफ a ऑन yz प्लेन, कंपोनेंट ऑफ a ऑन yz प्लेन, मतलब y के लॉन्ग कितना चला, z के लॉन्ग कितना चला, सिर्फ उससे कंसर्न है हम। x के लॉन्ग नहीं पूछा ना, कंपोनेंट ऑफ a ऑन xy प्लेन, सॉरी कंपोनेंट ऑफ a ऑन yz प्लेन, y के लॉन्ग कितना चला और z के लॉन्ग कितना चला, सिर्फ उससे कंसर्न है हम। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मेरे को सिर्फ इससे कंसर्न है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 मतलब 5 यूनिट्स। ये है a का कंपोनेंट ऑन yz प्लेन। ठीक है, उसी तरह अगर मैं आपको बोला कंपोनेंट ऑफ a ऑन xz प्लेन, तो सिर्फ xz के कितना, xz के अलोंग कितना चला, सिर्फ उतना से कंसर्न है। y के अलोंग कितना चला उससे मेरे को कोई कंसर्न नहीं। अगर मैं बोला कंपोनेंट ऑफ a ऑन xz प्लेन, इसका मतलब मैं सिर्फ इस बात से कंसर्न हूं कि x और z में कितना चला, x और z में कितना चला, 2y कैप और 4k कैप, 2y कैप और 4k कैप, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वही तब से कर रहा था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है ना, 3j कैप प्लस 4k कैप, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। उसी तरह 2y कैप प्लस 4k कैप, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज रूट 20, मतलब कि 2 रूट 5 यूनिट्स। ठीक है, फटाफट से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। सपोज मैं एक वेक्टर बोला a 2 माइनस 4j प्लस 5k, मेरे को बताओ कंपोनेंट अलोंग x y एंड z एंड x y y z एंड z x प्लेन कितना होगा। चलो फटाफट से ओरली बोलो, देख के बोलो कितना होगा। कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग x एक्सिस कितना हो जाएगा, 2। कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग y कितना हो जाएगा, मतलब y के अलोंग कितना चला, y के अलोंग कितना चला, सिर्फ -4, इसका क्या आंसर हो जाएगा, -4। कंपोनेंट ऑफ a अलोंग z कितना है, 5, सिंपल। ठीक है, अब मैं बोला कंपोनेंट ऑफ a अलोंग xy प्लेन, कंपोनेंट ऑफ a अलोंग xy प्लेन, मतलब xy में कितना चला, 2y कैप माइनस 4j कैप। मैं सिर्फ i और j से कंसर्न हूं क्योंकि xy पूछ रहा है मेरे को, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 प्लस 16 रूट 20। yz प्लेन में इसका इस वेक्टर का yz प्लेन में कंपोनेंट कितना है, मतलब सिर्फ y और z में कितना चला, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 16 प्लस 21 25, तो रूट 41 यूनिट्स। zx प्लेन में कितना कंपोनेंट है इस वेक्टर का, तो z में कितना चला और x में कितना चला, तो रूट 29। ऐसे करके तो ये वेक्टर से पूरा पीएचडी हो गया हमारा। ठीक है, तो आप सब सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं जो वेक्टर में अरिथमेटिक बेस्ड होगा या ऐसा कुछ कंपोनेंट दिया है, वो सारा क्वेश्चंस आप आराम से घर में बैठ के कर सकते हैं। बेसिकली रिवीजन क्लास था हमारा, और भी कुछ एप्लीकेशन बेस्ड होता है वेक्टर्स के क्वेश्चन, जो हम जैसे से 2D स्टार्ट करेंगे, 2D मोशन स्टार्ट करेंगे, तो वो 2D कोई नया टॉपिक नहीं है, वेक्टर्स का एक एक्सटेंशन है। तो अगर आपका वेक्टर स्ट्रांग है, अगर आपको वेक्टर्स में एक अच्छे से फीलिंग आ रहा है कि आप समझ पा रहे हैं वेक्टर, आई कैप क्या होता है, आई कैप होता है एक्स के अलोंग कितना मूव किए, जे कैप होता है जे कैप के अलोंग मूव किए, कंपलसरी नहीं है। कोई भी वेक्टर है आई कैप जे कैप के कैप, तो आई कैप का मतलब है उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है आई कैप वाला टर्म। अगर जे कैप मतलब उस वेक्टर का y वाला जो कंपोनेंट है वो जे कैप वाला रिप्रेजेंट करेगा,
और k कैप वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो जो ओरिजिनल वेक्टर है उसका z के अलाउंग कितना कंपोनेंट, ये वेक्टर का आपको फील आना चाहिए। और ये तीनों i y x y और z एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। ये सब बातें हम 2D मोशन में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे। 2D भाई मैं बोल रहा हूँ कोई नया नहीं है, वेक्टर क्लियर है आपको तो 2D एकदम आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वेक्टर पे फोकस करना।